कुछ मोहब्बतें लफ्जों में नहीं होती, कुछ प्यार साए बनकर साथ चलते हैं और कुछ रिश्ते मौत से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक हॉस्टल की, जहां प्यार की दास्तान डर का दूसरा नाम बन गई। इकरा एक खुशमिजाज और शर्मीली सी लड़की थी, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत भी उसकी बड़ी और गहरी आंखें थीं। बाल लंबे और घने थे। उसकी खूबसूरती पर सभी फिदा हो जाते थे। वो गांव से शहर अपनी स्टडी मुकम्मल करने आई थी। शहर में वो पहली बार आई थी और उसका कोई रिलेशन भी नहीं था। तब वो एक हॉस्टल में रहने का सोची ताकि अपना स्टडी आसानी से कर सके। वो हॉस्टल आती है। हॉस्टल थोड़ा पुराना रहता है। इकरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोची बस स्टडी करना है, कहीं भी रह के कर सकती हूँ, और हॉस्टल का ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा था। फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। फिर इकरा हॉस्टल के कमरे के अंदर आती है तो उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो इकरा की रूममेट रहती है, जिसका नाम जास्मीन रहता है। जास्मीन मॉडर्न लड़की रहती है। वो दोनों आपस में खुशी के साथ मिलते हैं। जास्मीन हंसते हुए बोली, तुम नहीं होना, लेकिन ये हॉस्टल पुराना है, यहाँ कोई भी बिना डर के नहीं सोया। ये सुन के इकरा थोड़ा चौंक के बोली, इस बात का क्या मतलब है? तो जास्मीन बोली, अरे डरो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर इकरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो डर ही गई, तुम्हें हॉरर कहानियां सुनाना पसंद है क्या? फिर दोनों आपस में बातें करती हैं। रात का समय होता है। इकरा और जास्मीन खाना खा के अपने कमरे में आती है। इकरा के बेड के बगल में ही विंडो रहता है। वो बेड पे जाके लेट गई। विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी एक मोड़ा हुआ खत विंडो से अंदर गिरता है। अचानक से उसके बेड पे खत गिरता है तो इकरा डर जाती है। फिर उसकी नजर खत पर पड़ती है। वो खत को उठा के पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है, तुम्हारी आंखों में सुकून है जो मुझे तुम्हारे ओर खींच रहा है। मुझे देखो, मैं यहीं। ये पढ़ के पहले तो इकरा हैरान हुई, लेकिन साथ में हल्का सा मुस्कुराई भी, और वो पढ़ ही रही थी कि जास्मीन उसके हाथ से खत ले लेती है और थोड़े गुस्से में बोलती है, क्या बकवास है ये, कोई हॉस्टल के बाहर से मजाक कर रहा होगा। दोनों इस बात को भुला के सो जाती है। अगली रात जब इकरा खाना खा के अपने कमरे में आई तो अपने बेड पर फिर एक नया खत देखी। वो झट से खत को खोल के पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, तुम मुस्कुराई थी कल, मुझे अच्छा लगा। इकरा को अजीब लगता। वो सोचने लगी, आखिर कौन है ये खत वाला। ऐसे ही रोज विंडो के बाहर से खत आने लगा। इकरा बिना कुछ सोचे समझे खत पढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं इकरा के दिल में एक अनजान शख्स के लिए नरमियत और मोहब्बत का एहसास जाग रहा था। अब इकरा के दिल को वो शख्स पसंद आने लगा था। खतों में वो इकरा की तारीफें लिखता था। इकरा को कहीं ना कहीं उसका खत लिखना पसंद आने लगा। एक रात खत आया। उसमें लिखा था, तुम भी मुझे खत लिख सकती हो, खत लिख के अपने टेबल पर रख दिया करो। फिर इकरा अगले दिन खत लिख के टेबल पर रख के वॉशरूम में जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, टेबल पर खत नहीं रहता है। ये देख के वो थोड़ा हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बेड पर जाके बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। तभी वहां जास्मीन आई। उसको ख्यालों में डूबे देख बोलने लगी, किस बारे में सोच रही हो? इकरा ने सब बताया उसको। जास्मीन हल्के से गुस्से में बोली, पागल हो, बेनाम शख्स को तुम जानती, तुम पागल हो, बेनाम शख्स को तुम जानती तक नहीं और उसको खत लिख रही हो। इकरा बोली, उस शख्स में कुछ ऐसा है जो मुझे अपने ओर खींच रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाई उसको खत लिखने से। तो जास्मीन बोली, तुम अपना ये एहसास दबा के रखो, कौन जाने कौन है वो, इंसान भी है या नहीं, दूर रहो उससे और उसके खत से। इकरा ये सुन के खामोश हो गई। वो कुछ नहीं बोली। वो भी मन में सोचने लगी कि जास्मीन सही बोल रही है, मुझे दूर रहना चाहती। वो मन में ठान लेती है कि वो अब उसका खत नहीं लेगी या नहीं पढ़ेगी। अगली रात जब इकरा खाना खा के आई तो उसने देखा उसके बेड पर एक खत रखा हुआ है। उसका दिल तो कर रहा था खत को एक बार खोल के देखे उसमें क्या लिखा। फिर उसका ख्याल जास्मीन की बातों पर गया, जो हकीकत था। इस ख्याल से वो खुद को रोक दी और खत बेड से हटा के विंडो से बाहर फेंक दी। उसी रात तकरीबन 1 बजे इकरा के विंडो से एकदम तेज हवाएं चलने लगी। उसका नींद टूट गया। वो विंडो को बंद करने लगी, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। जास्मीन को उठाई। दोनों ने मिलकर बंद करने की कोशिश की। तभी विंडो से एक नया खत आया। खत के अंदर आते ही तेज हवाएं बंद हो गईं। इकरा खत नहीं उठा रही थी, लेकिन जास्मीन ने खत को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, तुमने आज खत क्यों नहीं लिखा? मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे तुमसे बातें करके कितना अच्छा लगता है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, तुमने खत क्यों नहीं लिखा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये पढ़ के दोनों डर गई। अगली सुबह जास्मीन ने वार्डन को सारी बातें बता दी। फिर वार्डन ने रूम में कैमरे लगवाई ताकि पता चल सके इसके पीछे कौन है। फिर रात को जास्मीन, वार्डन और इकरा कैमरे में देखती है कि एक खत आता है, लेकिन कैमरे में कोई आकृति नहीं दिखाई देता है, केवल हवा, विंडो हल्की खुलती है, खत अंदर उड़कर आता है। ये देख के जास्मीन और वार्डन चौंक जाती है। जस्मिन डरते हुए बोली, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये सुन के इकरा कुछ नहीं बोली। इकरा अकेले कमरे में थी। डायरी में लिखती है, तुम कौन हो, क्या हो। यह हकीकत है कि मेरे दिल को अब तुम भी पसंद आने लगे हो, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। यही सोच के वो एक खत लिखती है। तुमने खत में लिखा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे सामने आओ। अभी इकरा ने यह लिखा ही था कि अचानक से बिजली चली जाती है। पूरा अंधेरा छा जाता है, हवा तेज चलने लगती है। इकरा अंधेरे कमरे में डर के साथ बैठी हुई है। उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट गूंजता है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। इकरा, देखो मैं आ गया। जब सुबह हुआ, जास्मीन की आंखें खुली। उसने देखा कि इकरा अपने बेड पर नहीं है। वो वॉशरूम चेक करती है, उसमें भी नहीं रहती है। उसे लगा शायद बाहर गई होगी। वो सब जगह चेक करने लगी, लेकिन इकरा कहीं नहीं मिली। वो डर गई। वो हॉस्टल के पीछे गई तो उसकी चीख निकल गई। इकरा बेहोश सी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई, शरीर पर चोट के निशान। उसकी बांह पर उर्दू में लिखा होता है, अब तू मेरी है, हमेशा के लिए। जल्दी जल्दी सभी लोग उसे अंदर लेकर गए। उसके चेहरे पर पानी छिड़का गया। वो झट से उठी, जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसके बॉडी में जैसे जान ही ना हो। वो सबको देखती है। जास्मीन उसके पास बैठी हुई आंखों में आंसू लिए बोली, तुम ठीक हो ना, पीछे क्या करने गई तुम। इकरा धीरे से बोली, मैं जिसकी हूं उसके पास गई थी, मैं बस उसी की हूं और वो सिर्फ मेरा है। ये सुन के किसी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर बात क्या है। सबने उस वक्त इकरा को आराम करने के लिए बोला। उसको कमरे में ले जाया गया। वो सो गई। उस हादसा के बाद से इकरा जैसे बदल ही गई। वो किसी को नहीं पहचान रही थी। उसके लफ्जों पर सिर्फ यही रहता, मैं सिर्फ उसकी हूं और वो मेरा है। इकरा की ऐसी हालत देख के सब डर से गए। हॉस्टल के स्टाफ ने उसके घर वाले बुलाया। उसके घर से उसके अब्बा आए। वो अपनी बेटी से मिले, लेकिन वो अपने अब्बा को देख के खुश नहीं हुई। वो कुछ नहीं बोली, वो खामोश रही। ये देख के उसके अब्बा को डर लगने लगा। आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। फिर जास्मीन ने इकरा के अब्बा को सब कुछ बता दिया, कैसे वो खत आता था और इकरा भी खत लिखती थी। वो वीडियो भी दिखाया गया। उसके अब्बा सुन के देख के सन रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर वो सोचे किसी साया का असर है। ये सोच के वो हॉस्टल के मैनेजर से बात किए और बोले, मेरी बेटी का हालत ठीक नहीं, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूं। मैनेजर भी मान गया। रात का ट्रेन था। वो अपने बेटी के कमरे में आए। इकरा बाल खोले विंडो के पास बैठी हुई थी। उसके अब्बा उसके पास आके बोले, चलो बेटी, हमें घर जाना है, ट्रेन का वक्त हो गया है। तभी इकरा थोड़े तेज आवाज में बोली, मुझे नहीं जाना यहाँ से, मुझे यहाँ रहना पसंद है। जास्मीन आई। उसने कहा, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, अपने अब्बा को परेशान मत करो। तभी वो चीखते हुए बोली, एक बार बोला ना कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना, मेरा सब कुछ यही है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। इकरा का ये रूप देख के दोनों डर गए। उस वक्त इकरा लग ही नहीं रही थी। उसके आंखों में गुस्सा था। आवाज तो उसकी थी, लेकिन अल्फाज उसके नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ये सब बुलवा रहा हो जबरदस्ती। उसके अब्बा अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख के परेशान हो गए। वो समझ गए कि ये किसी जिन का साया है जो मेरी बेटी पर है। सुबह होते ही वो एक मस्जिद गए और मौलवी से सारी बातें बताई। फिर शाम का वक्त हुआ। इकरा अपने रूम में विंडो से बाहर देख रही होती है। उसकी आंखें उदास थीं। तभी दरवाजा खुला। मौलवी साहब अंदर आए। उनके कदम जैसे ही रूम में पड़ा, इकरा गुस्से में आ गई। चिल्लाने लगी, ये क्यों आया यहाँ, इसे यहाँ से लेकर जाओ, किसने लाया इसे। वो चीखने लगी। सभी उसे देख के डरने लगे। दो लोग इकरा को पकड़ लेते हैं। इकरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। मौलवी साहब ने उसके सर पर हाथ रख के कुछ दुआ पढ़ने लगते हैं। तभी इकरा के शरीर से एक अजीब सा साया बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो एक जिन रहता है।
मौलवी साहब उससे पूछते हैं, तू एक इंसान के शरीर में क्यों आया है? तेरा यहाँ इंसानी दुनिया में क्या काम है? वो गुस्से में बोलता है, मैं हैतानी इसे पसंद करता हूँ। जब मैंने इसको पहली बार देखा, मेरे दिल को भा गई। मैं इसे अपने दुनिया में ले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मौलवी साहब गुस्से में बोले, मत भूलो कि तुम एक जिन हो और जिन की एक अलग दुनिया होती है। एक जिन और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते। तुम इस लड़की के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मौलवी साहब ये बोल के अपने थैली से कुछ निकालते हैं। उसे देख के जिन डर जाता है और बोलता है, ये पानी मुझ पर नहीं डालना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। वो इकरा का शरीर छोड़ के चला जाता है। इकरा बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आया तो उसकी नजर उसके अब्बा पर पड़ती है। वो हैरानी से पूछती है, अब्बा आप यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या? वो उठने लगी, लेकिन उसका शरीर हल्का सा लग रहा था, वो नहीं उठ पाई। अगली सुबह इकरा अब अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। जास्मीन ने उसको सब बताया जो भी उसके साथ हुआ था। ये सुन के वो चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो उस जिन से आजाद थी। वो अपने अब्बा के साथ घर जाने के लिए तैयार होती है। फिर वो सबसे मिलती है और स्टेशन पर आ जाती है। वो ट्रेन के सीट पे बैठती है। ट्रेन स्टार्ट होता है। ट्रेन अपने सफर पर निकल जाता है। रात होता है। इकरा अपने सीट पर सोई रहती है। वो मूर्ति है तो उसके सीट पर एक खत रखा रहता है। ये देख के वो डर जाती है।